ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप एक समरी बनाओगे, हैबिटेट लिखोगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, उसके सेल वॉल, उसके मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी आ जाएंगी, मेन फीचर्स। उसके बाद आप उसका जो एक एक कॉमन लिख सकते हो कुछ भी, नहीं तो न्यूक्लियस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख लो। उसके बाद उसका न्यूट्रिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख लिया। देन आफ्टर उसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखोगे आप, रिप्रोडक्शन मेंशन करोगे, अब उस टेबल से आगे बढ़ना है आपको, रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसकी जनरेशन कैसे बन रही है, अब इसमें आपका फिर से बन जाएगा ए सेक्सुअल है, सेक्सुअल है, क्लियर। फिर आप उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई जो आपने पढ़ा है, जो आपने कवर किया, तो एक एग्जांपल दोगे, क्लियर। सेम वे में मोनेरा, सेम वे में प्रोटोजोआ, सेम वे में सॉरी प्रोटिस्टा, सेम वे में आपका फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एनीबॉडी हैज डाउट? कोई डाउट किसी को इसमें समरी प्रिपरेशन में? क्लियर है? ओके गुड। चैप्टर में कोई डाउट? क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो किसी भी टाइम मैसेज कर दो, मैं अपने अकॉर्डिंग उसको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो अब बैक टू स्टडी आ जाए। क्या पूछ रहे बेटा ईशा, एक मिनट। समरी या फ्लो चार्ट एंड दोनों में से एक, दोनों में से एक, यही आपकी समरी है। देखो ये समरी मैं क्यों बना रही हूँ, इसमें आप देख लो कि आपको जितना मैंने हिट कराया है एमसीक्यूज, क्या वो उस 2-3 पेज में आपने कवर कर लिए? ये समरी आपकी लास्ट मोमेंट स्टडी में काम आएंगी, ठीक। जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी से हाईलाइट करने को बोला, साइंटिस्ट का नेम आ जाएगा, कोई यहाँ पे ऑर्गेनिस्ट का नेम आ जाएगा, कोई स्पेशल फीचर आ जाएगा, तो उस तरीके की चीजें आपकी समरी में होनी चाहिए। अब आप उसको फ्लो चार्ट में कर लो या आप उसको बुलेट्स के फॉर्म में कर लो। ब्राह्मणी अभी ज्वाइन किया क्या आपने? हेलो टू ऑल है मेरे साइड से तो। और आप सब बस एक जो वे ऑफ स्टडी मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करो, नोट्स सबके कंप्लीट होने चाहिए। जिस दिन भी आओगे मैं नोट्स चेक करूंगी आप लोगों के, ठीक। और फिर जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ वो आपके नोट्स में मेंशन होने चाहिए। फिगर के लिए आपको मैंने रिलैक्सेशन दे रखा है, फिगर आप ड्रॉ करने में टाइम नहीं वेस्ट करोगे, आप फिगर के लिए आप जस्ट फोटोकॉपी यूज करोगे, ठीक है, एनसीईआरटी की फोटोकॉपी। और कॉन्सेप्ट के लिए जहाँ पे भी मैंने बोला है कि फिगर ड्रॉ करना है, बेटा उस फिगर को ड्रॉ ही करना है आपको, उसके लिए आपको ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? बेटा इट्स अप टू यू, क्या फ्लो चार्ट में उसको करते हो? देखो मेरा स्टडी का मेथड ऐसा होता है, मैं अपना बताऊं तो मैं फ्लो चार्ट प्रेफर करती हूँ, और मैंने अपने लाइफ में 2-3 कंपटीशन क्वालिफाई किया है, तो आई एम सजेस्टेड फॉर फुल फ्लो चार्ट। लेकिन वो आपका है, मुझे पैराग्राफिक देखने में ही अच्छा नहीं लगता, मतलब बीइंग एग्जामिनर अगर मुझसे बोलोगे मेरे को बच्चे को इस पैराग्राफ में कहानी लिख के अगर लिखे होंगे तो मैं वैसे मार्क्स नहीं कट करती हूँ, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करती हूँ। नोट्स आपका आंसर हमेशा इंटरेक्टिव होना चाहिए, आपको उसको देख के पढ़ने का मन करे। अब आप देख लो आपको किस चीज में पढ़ने का मन करता है। मेरे को कलर्ड नोट्स, हाइलाइटेड नोट्स, फिगर बना हुआ ऐसे नोट्स पढ़ने के मन करते थे, और ऑब्वियसली एक ह्यूमन बीइंग जो आलस नहीं करेंगे उनको वही अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक रिलैक्सेशन दिया है कि आप एनसीईआरटी के फिगर नहीं ड्रॉ करोगे, आप उनकी फोटोकॉपी यूज करोगे। जिस दिन भी लॉकडाउन खुलता है आप पूरे एनसीईआरटी के वो पेजेस फोटोकॉपी कराओगे जिसमें आपके फिगर बने हुए हैं। तो हर एक चैप्टर का आपका फोटोकॉपीड होगा पेस्ट। देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे पास पूरे एनसीईआरटी के मर्ज किए हुए डॉक्यूमेंट हैं, अगर मैं चाहूँ तो उसको सेंड कर दूं, तुम लोग सारा प्रिंट आउट निकाल लोगे। नहीं, मैंने कुछ मेहनत करने के लिए कहा है। मैंने क्या कहा, आप अपनी बुक से फोटोकॉपी कराओगे, उस फोटोकॉपी को कट करोगे विद द हेल्प ऑफ योर सिबलिंग, किसी की भी हेल्प से आप करो, उसके लेबलिंग को देखोगे और पेस्ट करोगे। ये जो इतना टाइम दोगे ना बेटा, उसमें वो हिट करेगा, वो आपके माइंड में जाएगा। अगर हमने आपको पीडीएफ सेंड कर दी, जैसे अभी 12th वालों को कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने प्रिपरेशन भी कर ली है ना, उनके पास एक डॉक्यूमेंट रहेगा उससे वो मैच कर सकते हैं, ठीक।
एक जगह उनके पास कल है, और जो आलसी लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है वो जाएंगे उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक, तो वो हमें नहीं अप्रोच करनी है। शॉर्ट अप्रोच होती हैं लेकिन हम शॉर्टकट मेथड से नहीं जाएंगे सक्सेस के लिए। तो आपको क्या करना है, सारी जैसे अभी चैप्टर 2 खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया और 8 खत्म हो गए, तो चैप्टर 1 to 8 इसकी वो पेजेस को मार्क कर लो, फोटोकॉपी करा लो जिसमें फिगर है, एक पूरी कॉपी आपकी बना लोगे आप, नोटबुक बनाओगे एनसीईआरटी इमेजेस, क्योंकि आपको पता है अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। क्लियर बेटा? तो आप वहां से उसको, जब ये सब आपके काम काम आएगा जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उस केस में। ठीक है, हम आते हैं अब स्टडी पे। तो आप फ्लो चार्ट बनाओ, आप समरी लिख के दो मुझे बुलेट फॉर्म में, इट इज ऑल अप टू यू, मुझे वो समझ में आनी चाहिए। नाउ बैक टू स्टडी। वायरसेस हम लोग देख रहे थे, वायरसेस के कॉमन फीचर्स ऑलमोस्ट जो कहानी कल मैंने समझाई आई थिंक सबको समझ में आई होगी। ठीक है, हाईजैक वाला फंडा रखना है दिमाग में। घर में सुनाई क्या कहानी? डू वी हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट फिगर? फिगर के नीचे जितनी इंफॉर्मेशन होती है बेटा उसको आप नोट डाउन करो। कहीं कहीं आप खुद भी देखोगे मैं फिगर में कुछ एडिशन कराती हूँ तो उसको आपको नोट डाउन करना है, वो पेंसिल से आप करोगे। हाँ हाँ, सिर्फ एमसीक्यू आता है बेटा। सौंदर्य टोटल एमसीक्यू, बायो से 90 क्वेश्चन, फिजिक्स से 45, केमिस्ट्री से 45। हम्म, यू टोल्ड टू, ओके ओके, अबाउट कोरोना नहीं, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी हम लोग, पूरा हम लोग डिजीज सेक्शन अलग ही देखने वाले हैं ना, उसमें हम लोग कोरोना को देख लेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, नाउ मैंने वायरस हम लोग पढ़ रहे हैं, वायरस इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म, तो हम इसको कभी भी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जैसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो हमें ट्रैप होना ही नहीं है, बिकॉज इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो वूज ने दे दिया है उस 1990 में आया है, तुम लोगों को पढ़ाया मैंने थोड़ा सा उसका ग्लिम्स, उस किंगडम में भी अभी तक वायरस को मेंशन नहीं किया गया है। तो वायरसेस आर नॉट एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म नहीं है, इनको हम एजेंट कह सकते हैं, कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स देख लिए थे हम लोगों ने, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर एंड ऑल। वेरिएशंस क्यों आते हैं इसकी कहानी भी मैंने बताई कि आप एक वायरस के डीएनए जेनेटिक मटेरियल के ऑप्शन हैं, क्या क्या ऑप्शन है? डीएनए, आरएनए, फिर डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड होता है और सिंगल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो मतलब टोटल टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल अगर हम वायरसेस की बात करें तो वो कितनी है? 4 टाइप्स की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इनमें से कोई भी 2 तरीके का एक वायरस में नहीं होगा। ये वायरसेस की प्रॉपर्टी है बेटा कि वायरसेस में सिर्फ एक टाइप का ही जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें 2 टाइप के नहीं। क्लियर? तो नाउ वायरसेस को क्यों हम ना लिविंग में रख पा रहे ना नॉन लिविंग में रख पा रहे, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कल मैंने शेयर किया था नोट्स, उसमें यहाँ पे नॉन लिविंग की जगह लिविंग ही लिखा हुआ था, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, वायरसेस एज लिविंग एजेंट, क्या क्या प्रॉपर्टी है कि हम उसको लिविंग से रिलेट कर सकते हैं? एजेंट वर्ड यूज हो रहा है, ऑर्गेनिज्म नहीं यूज हो रहा है। ठीक, हैविंग जेनेटिक मटेरियल, कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई इन नेचर, नेचर में तो मल्टीप्लाई कर रहा है, भले ही वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर कर रहा है लेकिन वो नेचुरली मल्टीप्लाई कर सकता है, फ्रीली नहीं कर सकता है। कैन म्यूटेट, म्यूटेशन शो कर रहा है, जो मैंने बताया कि आरएनए वायरस सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं, या सबसे ज्यादा जिन वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उनकी वैक्सीन डिजाइन करना या उनके टारगेट करना, ड्रग समझ लो तुम लोग, सिंपल ऐसा, वो पॉसिबल मतलब होने के बाद फिर से उसमें चैलेंजेस इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उसका आरएनए म्यूटेट कर लिया, उसने अपने सीक्वेंस चेंज कर लिया। ठीक, तो वो सीक्वेंस चेंज करते ही वो नया स्पीसीज वायरस का बन जाएगा उसी से रिलेटेड। क्लियर? तो कैन म्यूटेट, और म्यूटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कैरेक्टर्स आपके किससे मैच कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, इट इज डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, कॉन्सियसनेस,
इरिटेबिलिटी, ये डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग का। तो ये भी कैरेक्टर, ये भी शो कर रहा है, वो होस्ट स्पेसिफिक है, होस्ट के अंदर जा रहा है। क्लियर? ये सारे कैरेक्टर्स वो वहां पे सराउंडिंग को सेंस कर रहा है। और जैसे वायरस पहुंचता है तो हमने बताया तुम लोग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर होते हैं। किस चीज के बने होते हैं बेटा रिसेप्टर? फटाफट बताओ। रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ, कौन बता रहा है? बताओ बताओ, जनरली बता दो, कुछ बताओ। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जेनेटिक मटेरियल, यही बायोमोलिक्यूल है बड़े बड़े। इसमें से जनरल आप बता दो एक। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। बेटा अगर जनरल पूछा जाए तो दे आर सुगर, मॉडिफाइड शुगर, और ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं। ठीक है, शुगर होंगे उसमें। तो ये क्या बहुत स्पेसिफिक होता है। एक होस्ट, जैसे कल मैंने बताया कि अगर इंसान को हो रहा है तो आपके रत्नागिरी में जितना भी इन्फेक्शन हुआ है वो इंसान को ही रिपोर्टिंग है, ह्यूमन बींग्स को रिपोर्टिंग है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे आम के पेड़ को हो गया कोरोना, हमारे बरगद के पेड़ को भी कोरोना हो गया। तो बहुत स्पेसिफिक है, उसको पता है किस मेम्ब्रेन पे जाके किस रिसेप्टर पे बाइंड करना है। ठीक। और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, इन्वायरमेंट में इनर्ट रहना है तो वो इनर्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गया तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दिया तो रिस्पॉन्स कर सकता है। होस्ट स्पेसिफिक, यही चीज रिसेप्टर वाली चीज हो गई। जेनेटिक कंटिन्यूटी, एक कंटिन्यूटी है, जेनेटिक मटेरियल है, जनरेशन प्रूव फॉर्म हो रही है, ये सब फीचर क्या हो गए उसके लिविंग से। अब ये वर्ड आपको क्लियर हो और ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लो आ गया कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट दैट स्टेटमेंट, viruses are having characteristic with similar characteristic with living organism। तो आपको कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक वहां पे एक्सप्लेन करने होंगे। नाउ नेक्स्ट, वायरसेस एज नॉन लिविंग एजेंट क्यों हो सकते हैं? जब ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो ये इनर्ट है, क्रिस्टल फॉर्म में है। ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइज मीन्स बेटा जैसे मैंने बताया कि चलो हम लोग फिगर देख लेते हैं एक फटाफट। ये वायरस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्रिस्टल तो समझ में आता होगा। जैसे सपोज यही स्ट्रक्चर है, ये डायमंड जैसा शेप दिख रहा है इसका। ठीक है, और इसको अगर ये इनर्ट है, ये क्रिस्टल फॉर्म में है, मतलब ये पार्टिकल है। पार्टिकल तो सभी होते हैं, एक एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल ऐसा है कि इसके अंदर लाइफ नहीं है। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाए, जैसे सपोज रेत का पार्टिकल हो गया, सैंड पार्टिकल हो गया, तो वो क्या है, वो एक तरीके का मटेरियल हो गया। तो सेम वे में ये क्रिस्टल फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन को शो करता है। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। क्रिस्टल, कोई चीज क्रिस्टल है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन लिविंग हो जाएगी। इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल, आउटसाइड द होस्ट सेल कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। अदरवाइज ये और भी हार्मफुल हो जाता अगर बाहर ही इसको सारा ये ग्रोथ। ए बेटा तुम लोग सो नहीं करो, टिशू गुड, दोनों जाओ उस कमरे में यार। तो आउटसाइड द होस्ट सेल कैसा है, वो इनर्ट है, रिएक्ट नहीं कर रहा, ना डिवाइड कर रहा है, ना अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लैक प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट है, तो प्रोटोप्लास्ट की तो बात है। क्या कंटेंट मैंने बताया, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन की लेयरिंग है। लैक फंक्शनल ऑटोनॉमी, अपना इसका कुछ फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं है, इसका ऐसा नहीं है कि ये मिस बिना होस्ट के अपनी कोई ग्रोथ कर सकता है, अपने को मल्टीप्लाई करे, या अपनी कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म ये डिवाइड कर सके, इसको अपना प्रोटीन भी फॉर्म करने के लिए। जस्ट सपोज कि ये स्ट्रक्चर है अगर, तो इसको इस कैप्सिड को फॉर्म करने के लिए भी किसी की जरूरत है, इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल भी बनाने के लिए किसी और की जरूरत है, इसका शीट टेल सब कुछ बनाने के लिए इसको अलग मशीनरी चाहिए। इसका कोई ऑटोनोमस बिल्डिंग नहीं है। एक पढ़ते हो ना तो हम लोग ऑटोनोमस वर्ड सुने होंगे, जो ये तुम्हारे कॉलेजेस होते हैं, ऑटोनोमस कॉलेज है या एफिलेटेड कॉलेज है, तो वैसी चीज एक स्वायत्त शासी नहीं है, मतलब खुद का कंट्रोल नहीं है। कोई डाउट इस पॉइंट में बेटा, इस पूरे स्लाइड में किसी को कोई डाउट? ओके गुड।
नेक्स्ट हम देख सकते हैं आपकी जो इसके प्रोटीन का अकरेंस है, या अगर हम डिवाइड करना चाहें वायरसेस को, तो अब हमारे पास क्या पैरामीटर होंगे? एदर द प्रोटीन और द जेनेटिक मटेरियल। दो ही पैरामीटर, दो ही चीज इसके अंदर मैंने बताया। एक केस है जहाँ पे एनवेलप प्रेजेंट होंगे। तो एनवेलप प्रेजेंट होंगे तो ये एनवेलप कैसे होंगे? लिपोप्रोटीनेसियस, लिख लेना, लिपोप्रोटीनेसियस एनवेलप। इंफॉर्मेशन लिख लेना बेटा ये तुम लोग अभी। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखो, फोकस करो, तो सबके प्रोटीन के अरेंजमेंट की वजह से उनके एक डिफरेंट डिफरेंट शेप दिख रहे हैं। आप सबको पता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल के अरेंजमेंट से शेप तो नहीं डिसाइड होगा। एक कवरिंग है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो एदर वहां पे कैप्सिड हो प्रोटीन का हो, या लिपोप्रोटीनियस एनवेलप हो, जैसे कि अपने कोरोना के भी केस में एनवेलप प्रेजेंट है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे तो वहां पे क्या होगा? शेप कौन डिफाइन करेगा? आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री में रिस्पॉन्सिबल क्या है? प्रोटीन, लिपिड, कार्ब्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे मेन हमें फोकस करना है प्रोटीन पे। तो जो नॉन एनवोलप्ड होते हैं उनका शेप डिफाइन कर देगा उनका प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। अब इट कैन बी सिलिंड्रिकल, हेलिकल स्ट्रक्चर, पॉलीहेड्रल, हेक्सागोनल, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है तुम्हारा एक बैक्टीरियोफाज, ये हेड से आ रहा है जैसे। ठीक है, फिर एक तुम्हारा इन्फ्लुएंजा कैरेक्टरिस्टिक, इसी में तुम्हारा आ जाएगा कोरोना। ठीक, और ये एक होता है टैडपोल शेप का। अगर टैडपोल डायरेक्ट क्वेश्चन है, टैडपोल शेप बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो वो उसमें आ जाएगा आपका बैक्टीरियोफाज। टैडपोल कैसा होता है? एक हेड होता है और टेल होता है, इस तरीके से ग्रो करता है। तो इसी तरीके का अपीयरेंस इनका है। ठीक, तो जस्ट आपको ये देखना है कि टाइप्स ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ शेप। क्लियर? डिफरेंस ऑफ वायरसेस विद अदर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अब और भी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, हमने देखा बैक्टीरिया वगैरह हैं, फंजाई भी हैं कुछ, तो वो किस, क्या डिफरेंसेस है वायरसेस में, क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे मेन डिफरेंस जो है वो वही है कि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल कोई एक रहेगा, न्यूक्लिक एसिड, एदर डीएनए और आरएनए। इसको मैं 3-4 बार रिपीट कर चुकी हूँ बेटा, तो इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मिस्टेक आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। ठीक है, तो वायरसेस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। मतलब डीएनए है तो वहां पे आरएनए नहीं बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है। वायरसेस की मशीनरी में कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है, इसके एक्सेप्शन है, ऑल्दो मैं जब डिजीज पोर्शन पढ़ाऊंगी तब वहां पे तुम्हें बताऊंगी। बट जब जनरल वायरस की बात कर रहे हैं तो ना उसमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है, ना उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस चल रही हैं, ना उसकी कोई ऐसी मेटाबॉलिज्म चल रही है जब तक वो होस्ट के अंदर जा नहीं रहा है। तो होस्ट के अंदर जाते ही वो होस्ट का राइबोसोम यूज कर रहा है, होस्ट के साइटोप्लाज्म के केमिकल्स यूज कर रहा है, एंजाइम्स यूज कर रहा है, देन वो परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, उसके पास वायरुलेंट क्या है? वायरुलेंट जैसे अटैक हुआ, ठीक है, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, हाईजैक किया, तो वायरुलेंट क्या है उनके पास? उनके वेपन्स, जो बॉम्ब लेके आ रहे हैं, वो जो पिस्टल, जो गन्स लेके आ रहे हैं, वही उनके वेपन्स ही हो गए उनके लिए वायरुलेंट। तो इनके पास क्या है? इनका कोट, जो प्रोटीनेशियस कोट है वो वायरुलेंट है, जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है वो वायरुलेंट है। क्लियर? बट वो उसको एक्टिवेट करने के लिए उनको होस्ट के अंदर जाना पड़ेगा। क्लियर? यूज ऑफ होस्ट राइबोसोम। बाकी पैरासाइट में डीएनए आरएनए दोनों होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होती है बेटा, मैकेनिज्म में डिफरेंस होता है। मतलब डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, ये सब कई बार बता चुकी हूँ मैं। तो ये बेसिक्स हैं, सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? तो यूज ऑफ होस्ट राइबोसोम, होस्ट राइबोसोम को यूज करेगा, मतलब उसका आरएनए जब गया अंदर एंटर किया तो उसने होस्ट राइबोसोम को कैप्चर किया और उससे अपना पॉलीमरेज एंजाइम या व्हाटएवर, अभी छोड़ दो तुम लोग उस चीज को, प्रोटीन को फॉर्म करने लगा। असेंबली नॉट मल्टीप्लाई एज अ यूनिट। पूरा का पूरा वायरस ऐसा नहीं है कि बैक्टीरियल सेल जैसे बाइनरी फ्यूजन कर रही है तो 2 बैक्टीरियल सेल बन गई। ठीक, इस तरीके का डिवीजन नहीं है आपका कि वायरस आपका डिवाइड कर रहा है तो पूरा का पूरा वायरस एक बार में डिवाइड कर गया और वो 2 वायरस में कंप्लीट हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
तो ऐसा कोई मैकेनिज्म वायरस में रिपोर्टेड नहीं है। वायरस का कैप्सिड, वायरस का जेनेटिक मटेरियल, वायरस के जो भी प्रोटीन्स हैं वो सब अलग अलग सिंथेसाइज होंगे एंड देन असेंबल होगा। क्लियर है ये पॉइंट बेटा? रिप्लाई करो फास्ट, या तुम लोग बंद करके चले तो नहीं जाते हो कि कथा चल रही होगी मैडम की रिकॉर्डेड सुन लेंगे? गुड। नाउ on the basis of following physiological characteristic से क्या समझते हो बेटा? फिजियोलॉजी क्या हुई? चलो छोड़ो, ठीक है। जो उसकी एक्टिविटी चल रही है, जो वो एक्सप्रेस कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, वो जो एक्टिविटी कर रहा है दैट इज फिजियोलॉजी। ठीक। अब इनको लॉ ऑफ, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसका डीएनए प्रोटीन है, एनवेलप है, उन सब के बेसिस पे जो उसकी फिजियोलॉजी है, जिस तरीके से वो दिख रहा है, ठीक, उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। ठीक है बेटा। अब अगेन वही पॉइंट है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। सिमेट्री ऑफ कैप्सिड, जो अभी आपने ये शेप देखे, ठीक है, इसमें क्या है ये देखो, ये कैप्सिड है, दिस पर्पल इज कैप्सिड, दिस इज कैप्सिड एंड दिस इज कैप्सिड। ठीक है, और इसमें अंदर की साइड कैप्सिड होगा क्योंकि एनवलप बाहर है। ठीक है बेटा। तो कैप्सिड का शेप आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके का शेप है, तो उससे क्या हो गया, सिमेट्री हो गई, उसकी चेंज हो रही है। ठीक, क्या क्या, क्यूबिकल, हेलिकल, बाइनल। बाइनल इज टेडपोल टाइप, जो अभी बताया ना, दैट इज बाइनल। ठीक है, एक हेड होगा एंड एक टेल जैसा स्ट्रक्चर होगा। प्रेजेंस ऑफ एनवेलप, प्रेजेंट और एब्सेंट। नंबर ऑफ कैप्सोमियर। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझ लो कि कैप्सोमियर के नंबर्स जो होते हैं ये फिक्स होते हैं। कैप्सोमियर इसमें क्या है, जो आपको पर्पल वाले में पर्पल कलर के छोटे छोटे सेगमेंट्स दिख रहे हैं, दिस 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 दिस, एंड यहाँ पे आपको जो ये सेगमेंट दिख रहे हैं, ये कैप्सोमियर है। क्लियर बेटा? ठीक है। तो नंबर ऑफ कैप्सोमियर जो होते हैं वो काफी फिक्स हैं। आपके एक स्पीसीज में या एक टाइप का जो वायरस है, उसके कैप्सोमियर, कैप्सिड में कितने नंबर ऑफ कैप्सोमियर होंगे, दैट इज फिक्स्ड। क्लियर? चलो ठीक है। ठीक, तो आपको ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? गुड। ठीक है, एक डेटा नोट कर लो। नंबर ऑफ कैप्स, हालांकि ये भी बाद में आ जाएगा, 2130 कैप्सोमियर होते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस में। वो जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, दिस वन, ग्रीन नहीं सॉरी, यहाँ पे पर्पल कलर से दिया है, दिस वन। तो इस टोबैको मोज़ेक वायरस की कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे जो ये कैप्सोमियर दिखा है आपका, उसके नंबर कितने होंगे, ये जो कैप्सोमियर है, ठीक है, कैप्सिड के अंदर कैप्सोमियर है, इसके नंबर होंगे 2130। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, अदरवाइज टीएमवी जब हम पढ़ाएंगे वहां पे आ जाएगी इन्फो। क्लियर है यहाँ तक? अब एनसीईआरटी के अंदर जा रहे हैं, हम देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने होंगे बेटा। नाउ वंस दे इन्फेक्ट, एनसीईआरटी के थ्रू देख लेते हैं हम लोग। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर। अब तो आपने सारा डिटेल में पढ़ लिया, तो एनसीईआरटी के पॉइंट तो ऐसे ही हो जाने। दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हाईजैक करना, कंट्रोल में ले लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना। सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, किलिंग द होस्ट, उसी को रेप्लिकेट भी करेगा। अब यहाँ पे बेटा दो प्रोसेस होती है, एक होती है लाइसिस, एक होती है लाइसोजेनी। इस प्रोसेस के डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बस आप ये समझ लो कि एक वायरस है, वो सेल के अंदर ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसके नंबर इतने ज्यादा हो जाएं कि उसको बाहर आना पड़ जाए। ठीक, तो वो दो मेथड से इसको रप्चर कर सकता है। मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा और बाहर आ जाएगा पूरे, फिर पास के सेल को इन्फेक्ट करेगा,
उसके अंदर जाएगा, उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर देगा, उसमें ग्रो करेगा। तो सेल लाइसिस बहुत सिंपल है, यहाँ पे ये समझ लो कि एक सेल की मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री बस्ट कर जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, लाइसिस। पहले भी ये वर्ड आया है जब तुम लोगों को ऑस्मोसिस बता रही थी मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रप्चर होना। तो सेम वे किलिंग द होस्ट कर रहा है, तो एक सेल को किल कर रहा है, रेप्लिकेट देमसेल्फ कर रहा है, अपने को रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन विदाउट होस्ट मशीनरी ये दोनों प्रोसेस नहीं कर सकता है। हमें मारने के लिए वो हमारी ही मशीनरी को यूज कर रहा है। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? इसका पूरा आंसर आपको हो गया। द नेम वायरस दैट मीन, अब यही स्टेटमेंट अगर आपको दे दे एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, तो आपको कंपैरेटिव करना होगा। हम नहीं कह सकते उसको ना लिविंग ना नॉन लिविंग। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कुछ लिविंग के कैरेक्टर हैं, कुछ नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर हैं वहाँ। तो एक स्टेज ऐसा है जहाँ पे वो नॉन लिविंग ट्रीट कर रहा है, एक स्टेज ऐसा है जहाँ पे वो लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो वी कांट ग्रुप देम इन लिविंग और नॉन लिविंग। तो बीच की लिंक आ गई है। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम। अच्छा, ये वर्ड तो मैंने बताया नहीं, बट इसमें कुछ बताने वाला भी नहीं है। पॉइजन, जहर, सब आपको समझ में आता होगा। वायरसेस का मीनिंग जो होता है दैट इज वेनम, पॉइजनस। फ्लूड वाज गिवन बाय मिट्री इवानोव्स्की, ठीक है, डी साइलेंट रहता है, मिट्री इवानोव्स्की, इन्होंने दिया था 1892 में। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म। अब ये आप देख लो, यहाँ पे एनसीईआरटी की मिस्टेक है, इसने ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज कर लिया। ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, तो आपको आएगा, तो आपको अभी नीट क्वालिफाई करने के लिए आप जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कोई भी वायरस ऑर्गेनिज्म में नहीं आ जाता है। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, टीएमवी वायरस इसका एग्जांपल रहेगा। इस डिजीज को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस। क्लियर? लिख दो टोबैको। पहले भी वैसे तुम लोग छोटी क्लासेस में इससे हो चुके होगे वाकिफ। These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacterial proof filter. एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो वहां पे इसके सारे जो लीफ है जिसपे ये ग्रो करता है, पैचेस बनाता है, उस लीफ को लिया, क्रश किया, और टूल एंड टेक्निक के प्रोसेस याद करो। वहां पे आप क्रशिंग करोगे, फिल्ट्रेशन करोगे, फिर आप उस जो उसमें फिल्ट्रेट आया तुम्हारा, ट्यूब में आया, लिक्विड आया, उसको अगर आपने हेल्दी लीफ पे पोर कर दिया, तो बैक्टीरियल वहां पे हैं, सॉरी वायरसेस वहां पे हैं, वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास ऑन होके आ चुके हैं उस मिक्सचर में। अब वो वायरस को उसके होस्ट पे खुद ही डाल रहे हो तुम, तो क्या होगा, हेल्दी लीव इन्फेक्टेड हो गई। इसका मतलब जब हमने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यूज किया और उसमें उसके क्रश मीडियम को उससे फिल्टर किया, तो उसमें बैक्टीरिया तो नहीं आ सकता। अब नाउ व्हाट इज दैट, ये क्या चीज है जो आ चुका है, तो उसकी एनालिसिस हुई क्या चीज है, तो वो टोबैको मोज़ेक वायरस निकला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट, और ये साइंटिस्ट आपके एनसीईआरटी के पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं इस टाइम, तो मार्क करके रखोगे, नोट डाउन कर लोगे, फिर से साइंटिस्ट का टेबल बना लोगे इस चैप्टर से रिलेटेड। M.W. Bijeniek demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid is as, अब ये एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, Contagium vivum fluidum किसके लिए यूज किया गया था, वायरस के लिए। किस एक्सपेरिमेंट में, जब टोबैको मोज़ेक वायरस का एक्सपेरिमेंट हो रहा था कॉजेटिव, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें इंट्रोडक्शन में एक हिंट दिया था कि जो डीएनए आरएनए ये सब जेनेटिक मटेरियल है, वहां पे भी बैक्टीरियोफाज वायरस, टीएमवी वायरस, इनको यूज किया गया है। तो दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वेंशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसलिए आपको इसकी डिटेल्स सारी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी आप बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लो, इसको क्या टर्मिनोलॉजी दी गई, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, विच मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक, एक ऐसा देखो, अगर आपने कैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप केमिस्ट्री लैब में सब लोग गए होंगे, देखा होगा, टेस्ट ट्यूब वगैरह देखा होगा। ठीक है, उसमें आपके कुछ भी है, आपने क्या सॉल्यूशन लिया है, सॉल्वेंट डिजोल्व है, ठीक है, और वो सॉल्वेंट बना, सॉल्यूट डिजोल्व है, उसमें आप कुछ तो ऐसा कैरेक्टर डाल रहे होगे ना जिसकी वजह से आप आगे के रिएक्शंस देखने जा रहे हो। सेम वे में आपने यहाँ कोई कैरेक्टर, कोई केमिकल तो डाला नहीं,
आपने जस्ट एक डिजीज वाले इन्फेक्शियस पोर्शन को आपने क्रश किया है, उसको आपने फिल्टर आउट किया है और उससे आप देख रहे हो फिर से डिजीज हो रहा है। तो इसमें कोई केमिकल तो आपने ऐड नहीं किया। बायोकेमिकल इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, केमिस्ट्री हर जगह है पर वो बायोकेमिकल है, ठीक। तो बायोलॉजिकली भी जो मेरा पूरा शरीर है वो भी केमिकल है, वो हम नहीं बोल रहे हैं, हम इंडिविजुअल सेपरेट एनर्ट केमिकल की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें बायोलॉजी कुछ नहीं है, ठीक। तो उसको आप कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब ये जो लिक्विड आया, इससे हम कुछ बिना ऐड किए ही हम इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो वो लिक्विड कैसा हो जाएगा? लिविंग फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ये कंफ्यूजन नहीं करेगा कि एक तरफ तो बता रही हो आपकी वायरस नॉन लिविंग है, ठीक, एक तरफ आप कह रही हो कि ये लिविंग फ्लूइड हो गया। हम कब क्या कह रहे हैं वो एकदम क्लियर रखना है। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, अब जस्ट हमने उसमें एसिड मिक्स करके कुछ पोर कर दिया होता और वो बंद हो जाए पूरी लीफ, तो वहां पे हमने केमिकल रिएक्शन देखा, ठीक। हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था, उसमें जो चीज थी उसकी वजह से ही वो इन्फेक्शन हुआ, तो वो लिविंग फ्लूइड हो गया। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? और ये कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये आपके क्वेश्चन है, और अभी इस साल नहीं आया है तो आने वाले कुछ सालों में ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा। क्लियर है बेटा? W.M. Stanley 1935 showed that viruses could be crystallized and crystal consists largely of protein. crystal form होगा तो crystallization characteristic है इसमें। आपका RNA वगैरह बहुत ज्यादा नहीं होगा, रहेगा उसमें इनर्ट फॉर्म में, बट मेजर पोर्शन किसका होगा? प्रोटीन का। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये सारे पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन क्या करें, तुम लोग को सब पता होना चाहिए। In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be, ये लाइन आपकी MCQ है, that could be either RNA और DNA। और मैं ये MCQ दूंगी और वहां पे तुम लोग गलती करते हो तो मुझे तब आती है गुस्सा। मतलब इतनी सिंपल सी चीज अगर मैं 4 बार बता रही हूँ तो माइंड में वो बैठ ही नहीं रही, मतलब बैठाना ही नहीं चाहते हो, बस पढ़े जा रहे हो। अब कोई मुझसे ये पूछे कि मैडम DNA है तो RNA क्यों नहीं बनेगा? अरे मैंने पूरी कहानी बता दी कि क्यों नहीं बनेगा। तो देयर कुड बी एदर RNA और DNA, ठीक। अब DNA से RNA बनना एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन नहीं होती है इनके अंदर। तो आपको कोई क्वेरी क्यों करनी है? क्वेरी करनी थी तो इसी लेक्चर में कर लो। क्लियर? नो वायरसेस कंटेन, आप एग्जाम के दिन तक आपकी क्वेरी रह गई तो उसके लिए बस मैं बोल रही हूँ बेटा, एग्जाम के दिन तक क्वेरी नहीं जानी चाहिए, सब कुछ पहले क्लियर रहे। नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA। A virus is a nucleoprotein, RNA plus protein, and the genetic material is infectious, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल